नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पार्लियामेंट या संसद का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और संसद के टॉपिक में हम अब तक देख चुके हैं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट या संसद के बारे में देखा, उसके बाद संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के बारे में देखा, उसका कंपोजिशन देखा यानी गठन देखा, उसके जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में देखा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। उसके बाद फिर हमने राज्यसभा को देखा और राज्यसभा के बारे में देखा, सभापति उपसभापति के बारे में देखा। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो संसद में सेशन होते हैं, सीटिंग होती है, और जो डिसोल्यूशन होता है, यानी जो संसद है उसमें सत्र होता है और उसमें बैठकें होती हैं, और क्या होता है उसमें विघटन होता है, उन चीजों के बारे में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 85 में दिया हुआ है आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है समनिंग ऑफ सेशन। समनिंग ऑफ सेशन यानी जो सत्र को आहूत करना, सत्र को आहूत करना, या ऐसे बोले बुलाना, सत्र को बुलाना। ठीक है। उसके बाद और क्या है आर्टिकल 85 में? और है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन या बोले तो सत्रावसान। सत्रावसान। ठीक है। और क्या है? और है आर्टिकल 85 में डिसोल्यूशन। और क्या है? डिसोल्यूशन या विघटन, या जिसको हम बोलते हैं भंग करना। ठीक है। यानी आर्टिकल 85 में है समनिंग ऑफ सेशन, सत्र को बुलाना, सत्र को आहूत करना, सत्र का आह्वान। ठीक है। और है प्रोरोगेशन या सत्रावसान जिसको बोलते हैं। उसके बाद है डिसोल्यूशन या विघटन। तो यानी आज की हम इस क्लास में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। समनिंग क्या होती है, सेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, सिटिंग क्या होती है, और एक और है एडजर्नमेंट या स्थगन सत्र का कैसे होता है। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 85 की अगर बात करें तो उसमें यह कहा गया समनिंग ऑफ सेशन, सत्र को आहूत करना, सत्र को बुलाना, प्रोरोगेशन सत्रावसान, सत्र को समाप्त करना होता है, और डिसोल्यूशन विघटन होता है सदन को भंग करना। ये सारी की सारी शक्तियां किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? ये सारी की सारी शक्तियां बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो देख लिया समनिंग ऑफ द सेशन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम देखेंगे यही समनिंग ऑफ सेशन यानी सत्र को आहूत करना। आर्टिकल 85 याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्या देखेंगे हम? पहला पॉइंट यही है हमारा आज का, समनिंग ऑफ सेशन यानी सत्र को आहूत करना, सत्र को बुलाना। तो देख ही लिया किसके द्वारा बुलाया जाता है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा। और उसके बाद हम सत्र देखेंगे, सत्र क्या होता है या बैठक क्या होती है, सत्र या बैठक। ठीक है। तो सबसे पहले है समनिंग ऑफ सेशन यानी सत्र को आहूत करना, सत्र का आह्वान, सत्र का आह्वान। ठीक है। सत्र को बुलाना जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी जो डेट है और जो जगह है कि राज्यसभा का जो राज्यसभा में, या लोकसभा का लोकसभा में, या फिर संयुक्त बैठक होती है जो सेंट्रल हाउस में होती है। तो यानी जो जगह है और जो स्थान है, यानी और जो डेट है, जिस तारीख को सत्र को बुलाया जाएगा, वो सारी की सारी डिसाइड किसके द्वारा की जाती है? वो सभी की सभी चीजें डिसाइड की जाती है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेशन की जो डेफिनेशन क्या है, सत्र की डेफिनेशन क्या है, किसको सत्र बोलेंगे। ठीक है। सत्र होता है द टाइम पीरियड फॉर विच, द टाइम पीरियड इन विच members of parliament assembles
members of parliament assemble to make law and functions related to that, ठीक है। यानी वह समयावधि जिसमें संसद के सदस्य विधि बनाने तथा संबंधित कार्य, उससे जो संबंधित कार्य हैं, संबंधित कार्यों हेतु क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, ठीक है। यानी जो संसद के सदस्य हैं, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, वो विधि बनाने के लिए और जो उनसे संबंधित अन्य कार्य है उनको करने के लिए वो एक समय अवधि के लिए क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, सत्र, ठीक है। अब सेशन देख लिया, किसको बोलेंगे। अब अगला जो पॉइंट है, जो 2 सत्र हैं उनमें 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, ठीक है। यानी द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन should not be more than 6 months, ठीक है। 2 सदनों के मध्य 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 माह से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फिर अगर 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होगा तो कम से कम जो 1 साल में 2 सेशन क्या है, होने अनिवार्य है, ठीक है। यानी एटलीस्ट 2 सेशन इन ए ईयर, यानी 1 साल में कम से कम 2 सत्र, ठीक है, होने अनिवार्य है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप क्या करोगे, इनको आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये देखा, सेशन की डेफिनेशन देखी, सत्र की डेफिनेशन, परिभाषा देखी, और जो 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या देखा, उसके बाद ये देखा कि जो 1 साल में कम से कम 2 सत्र तो अनिवार्य है पार्लियामेंट के, ठीक है। और एक पॉइंट और मैंने पहले भी बताया है, अगर संसद सत्र में नहीं हो, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, और जब सत्र में न हो, यानी रिसेस जिसको बोलता, अवकाश बोला जाता है संसद का, अवकाश के दौरान अगर किसी भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी लॉ की या किसी विधि की, तो फिर क्या है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ठीक है। वो आपने ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट में पढ़ा है, कब, जब रिसेस होता है पार्लियामेंट का और उस समय पे कोई अर्जेंट लॉ की जरूरत पड़ती है, यानी कोई अनिवार्य अगर किसी विधि की जरूरत पड़ती है, उसी टाइम पे जरूरत होती है, तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं उससे संबंधित। और अध्यादेश की सारी शक्तियां और जो सीमाएं वो एक विधि या एक लॉ, एक एक्ट की तरह होती हैं, ठीक है। ये हमने कहां पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, जो क्या पढ़ा था, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियां हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब ये देख लिया। अब देखते हैं भारत में सत्र कितने हैं, कितने सत्र पार्लियामेंट के बैठते हैं। तो 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है। भारत में संसद के 3 सत्र, संसद के 3 सत्र। पहला कौन सा होता, पहला होता बजट सत्र,
बजट सेशन, ठीक है, या बजट सत्र बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये कब तक होता है? ये फरवरी में स्टार्ट होता है और फरवरी से लेके मई तक चलता है, ये फेब टू मई, फरवरी टू मई, ठीक है। इस दौरान ये नहीं लगातार होता है ये, ठीक है। जैसे सत्र में बैठकें होती है तो बैठक बुलाई जाती है सत्र की, लेकिन फरवरी से कहां तक चलता है? ये मई तक चलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द मॉनसून सेशन, द मॉनसून सेशन या मानसून सत्र। ये कब से कब तक? ये जुलाई से सितंबर तक चलता है, ठीक है, जुलाई से सितंबर तक चलता है। और अगला है तीसरा द विंटर सेशन, द विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर, ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक चलता है। और जो गैप है यानी बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बीच में जो ये गैप है, यानी मई से जुलाई तक, और फिर जैसे मॉनसून सत्र शीतकालीन सत्र के बीच में सितंबर टू नवंबर जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है रिसेस, द गैप बिटवीन टू सेशन, द गैप बिटवीन टू सेशंस, यानी दो सत्रों के मध्य अंतराल, दो सत्रों के मध्य अंतराल, उसको बोला जाता है रिसेस। स्कूल में नहीं होता था अवकाश आपका, ठीक है, अवकाश बोला जाता है। और ये अवकाश क्या है? ये अवकाश 6 माह से ज्यादा का नहीं हो सकता, यानी मैंने पीछे भी बताया कि एक साल में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य है, ठीक है। तो ये भारत में सत्र है, कितने सत्र हैं? द बजट सेशन, बजट सत्र फरवरी से मई तक, उसके बाद द मॉनसून सेशन, मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, उसके बाद विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। और जो दो सेशंस के बीच में, दो सत्रों के बीच में जो अंतराल होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अवकाश बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो देख लिया हमने सत्र के बारे में। अब हम देखेंगे प्रोरोगेशन या सत्रावसान, प्रोरोगेशन या सत्रावसान। सत्र देख लिया, सेशन के बारे में देख लिया, और ये देख लिया हमारे देश में कितने सेशन होते पार्लियामेंट के। सभी चीजें विधानसभा में सेम है, बस पार्लियामेंट की जगह क्या आता है? विधानमंडल या विधानसभा आ जाता है। ऐसे ही 3 सेशन होते हैं और ऐसे ही सब प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो यानी जब राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, सभी चीजें क्या होती है? सेम होती है, बस कुछ पॉइंट होते हैं डिफरेंस बस। तो अब देखते हैं प्रोरोगेशन या सत्रावसान। प्रोरोगेशन या सत्रावसान, ठीक है, सत्रावसान। सत्रावसान से क्या मतलब है? सत्रावसान का मतलब होता है किसी भी सत्र को समाप्त करना। जो सत्र चला हुआ उसको क्या करना? समाप्त करना। यानी किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है? जो सत्र चला हुआ उसकी लास्ट सिटिंग को पहले नॉर्मली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो क्या करते हैं? वो उसको अर्जन करते, स्थगन करते हैं, ठीक है। यानी द लास्ट सिटिंग ऑफ सेशन, लास्ट सिटिंग ऑफ सेशन इज अर्जन्ड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब पीठासीन अधिकारी का मतलब है जो सदन की सदस्य अध्यक्षता करते हैं। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में सभापति या उपराष्ट्रपति जो सभापति या चेयरमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नॉर्मली जो अंतिम
बैठक होती है सदन सत्र की, उसको क्या करते हैं, एक बार वो स्थगन करते हैं। ठीक है, यानी सदन की अंतिम बैठक, सदन की अंतिम बैठक पीठासीन अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति, पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित की जाती है, स्थगित की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन उसके बाद फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, किसकी, सत्रावसान की या प्रोरोगेशन की। देन प्रेसिडेंट प्रोरोग द सेशन, तब यानी उसके बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा करते हैं, सत्रावसान की घोषणा करते हैं। ठीक है, यानी सत्रावसान की घोषणा का मतलब क्या है, उस सत्र को समाप्त, उस सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। ठीक है, वर्ड में कंफ्यूज मत होना, समनिंग ऑफ सेशन सत्र को बुलाना, एंड प्रोरोगेशन ऑफ सेशन या सत्रावसान मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। ठीक है, और क्या है आगे पढ़ेंगे, सारा डिसोल्यूशन भी पढ़ेंगे और एडजर्नमेंट भी पढ़ेंगे। तो ये था सत्रावसान, इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, सत्र को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, ये था सत्रावसान। सत्रावसान कैसे होता है, अब देखते हैं बैठक, सिटिंग, सिटिंग क्या होती है, तो सिटिंग के बारे में देखते हैं। अब मैंने बताया जैसे लास्ट सिटिंग यहां पे बताया, तो सिटिंग क्या होती फिर, अब सिटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सिटिंग होती है, जैसे एक सत्र होता है उसके अंदर बहुत सारी सीटिंग होती है, बैठ के होती है, एक दिन में 2 सीटिंग होती है। इन्हीं चीजों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इन्हीं चीजों के बारे में देखते हैं। तो अब देखेंगे हम सिटिंग के बारे में या बैठक के बारे में, सिटिंग या बैठक। देखो सिटिंग एक सेशन है, द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, A session of parliament consist many sittings। ठीक है, यानी जो संसद के एक सत्र में, संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं, कई बैठकें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, कई बैठकें होती हैं। सीटिंग देखते हैं, जैसे एक दिन में 2 सीटिंग होती हैं, कितनी, एक दिन में 2 सीटिंग होती है। एक तो होती है मॉर्निंग सीटिंग, मॉर्निंग सीटिंग या सुबह की बैठक, सुबह की बैठक, वो होती है 11 AM टू 1 PM, 11 बजे से 1 बजे तक होती है। 1 से 2 फिर लंच होता है, सदन में, संसद में 1 से 2 लंच होता है, और लंच के बाद होती है पोस्ट लंच सीटिंग, पोस्ट लंच सीटिंग या भोजन के बाद बैठक, भोजन के बाद बैठक, और वो 2 बजे स्टार्ट होके 2 PM टू 6 PM, कब तक चलती है वो, 6 बजे तक चलती है। और ऐसे ही देखो एक दिन में 2 सीटिंग हो गई, उसके बाद जब नेक्स्ट डे होता है फिर वैसे ही जो दिन की पहली सीटिंग होती है 11 से 1 बजे तक, फिर लंच होता है फिर 2 से 6 बजे तक, यानी एक सत्र में बहुत सारी बैठकें या सीटिंग होती हैं। ठीक है, बहुत सारी सीटिंग होती है। अब सेटिंग, अगर सीटिंग की बात करें, एक स्पेशल सीटिंग होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो देख लिया, ये तो नॉर्मली राज्यसभा में भी ऐसे चलता है, लोकसभा में भी ऐसे चलता है, लेकिन जो स्पेशल है सीटिंग में देखने का वो क्या है, वो है ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, संयुक्त बैठक के बारे में देखते हैं अब हम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संयुक्त बैठक। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, तो जो संयुक्त बैठक है इसको हम बिल्कुल हर पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ज्वाइंट सीटिंग,
या संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक। मैं पहले भी संयुक्त बैठक के बारे में एक दो बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी देखते हैं संयुक्त बैठक। सबसे पहले जो ज्वाइंट सीटिंग है वो आर्टिकल 108 में है, अनुच्छेद 108 में है। आर्टिकल 108 में क्या दिया हुआ है? द प्रेसिडेंट कैन समन द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ, कैन समन द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ both the houses of parliament, both the houses of parliament, ठीक है। यानी क्या है? राष्ट्रपति संसद के, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बुलाना क्या कहलाता है? ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक कहलाती है, जो आर्टिकल 108 में है। और ज्वाइंट सीटिंग को बुलाने की पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब ये देखते हैं कब बुलाई जाएगी ज्वाइंट सीटिंग, कब बुलाई जाएगी बहन, या कब बुलाई जाएगी ज्वाइंट सीटिंग, कब बुलाई जाएगी? तो अगर जो संसद के दोनों सदनों के बीच में कोई गतिरोध चला हुआ किसी साधारण बिल को लेके, ठीक है, यानी क्या है? इफ देयर इज ए डेडलॉक बिटवीन द बोथ हाउस, बिटवीन द both houses of parliament, between the both houses of parliament on ordinary bill, on an ordinary bill, ठीक है। यानी एक साधारण बिल पर यदि एक साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक को आप बिल्कुल याद रखोगे, साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो, ठीक है। दोनों सदनों के मध्य क्या हो? दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो। दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होने का मतलब क्या है? दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होने का मतलब है एक सदन तो पास कर दे और दूसरा सदन क्या है? पास ना करे। यानी इसका मतलब क्या है? वन हाउस passes the bill and the other does not pass, यानी एक सदन विधेयक को पारित कर दे, एक सदन विधेयक को पारित कर दे तथा दूसरा न करे, दूसरा पारित न करे, तो इसको बोलते हैं हम डेडलॉक। यानी लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा रोक दे, या राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा रोक दे, इसको बोलते हैं डेडलॉक या गतिरोध। और उसी गतिरोध को जो सेटल करने के लिए, उसी गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लेकिन ये कंडीशन है कि संयुक्त बैठक किसके ऊपर होगी? संयुक्त बैठक सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के ऊपर होगी, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होगी? साधारण विधेयक के ऊपर होगी, ठीक है। अब देखो और गतिरोध कैसे हो सकता है? एक तो ये हो गया गतिरोध, दूसरा कैसे होगा गतिरोध? दूसरा होता है अगर एक सदन तो पास कर दे और दूसरा जो सदन है वो 6 महीने तक कोई भी एक्शन उसके ऊपर ना ले, ठीक है। अगला का क्या हुआ? कब गतिरोध हो सकता है? एक तो ये देख लिया भाई, एक सदन पास कर दे, दूसरा सदन उसको पास ना करे। एक अगला जो क्या है गतिरोध? इफ वन हाउस
passes the bill and other does not take any action for 6 months। ठीक है, यानी एक सदन विधेयक को पारित कर दे, विधेयक को पारित कर दे तथा दूसरा सदन 6 माह तक क्या है, दूसरा सदन 6 माह तक क्या करे, 6 माह तक उसको जो लंबित रखे या 6 माह तक कोई अपनी प्रतिक्रिया न दे, 6 माह तक प्रतिक्रिया न दे। ठीक है, यानी एक तो जो पास कर दे और दूसरे के पास जाए, वो दूसरा क्या है, 6 माह तक अपनी प्रतिक्रिया न दे। ठीक है, अब और क्या है, और है जो दूसरा गतिरोध ये हो गया। तीसरा गतिरोध है, एक जो हाउस है, एक सदन है, वो किसी बिल को, मतलब कोई बिल है जो अमेंडमेंट के लिए आया हुआ है, उसको अमेंडमेंट को, एक बिल तो पास कर दे, दूसरा बिल के अमेंडमेंट को रोक दे। ठीक है, तो अगला गतिरोध कब होगा, व्हेन वन हाउस passes the amendment and other house does not assent the amendment, ठीक है, यानी क्या है, ये एक सदन क्या कर दे, एक सदन जो विधेयक में जो अमेंडमेंट यानी संशोधन को, कोई विधेयक में संशोधन का भी तो हो सकता है, एक सदन संशोधन को पारित कर दे तथा दूसरा सदन क्या कर दे, स्वीकृति न दे, यानी उसको असेंट न दे। ठीक है, तो 3 गतिरोध यहां पे पड़े। पहला गतिरोध तो क्या पड़ा कि एक सदन तो क्या कर दे, पास कर दे, और दूसरा सदन उसको पास ना करे। ठीक है, दूसरा गतिरोध क्या पड़ा, दूसरा गतिरोध ये पड़ा कि एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन 6 महीने तक कोई अपनी प्रतिक्रिया न दे। और तीसरा हमने जो गतिरोध क्या पढ़ा, डेडलॉक क्या पढ़ा, कोई बिल है जो अमेंडमेंट के लिए आया है, बिल पहले बना हुआ, उसमें संशोधन करना है, उस संशोधन को अगर एक सदन तो क्या कर दे, एक सदन तो अपना जो सहमति दे दे, एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन क्या है, उसको सहमति न दे, उसको क्या करे, अपनी स्वीकृति न दे, तो ये क्या कहलाता है, गतिरोध। और इन्हीं गतिरोधों को पैदा करने के हैं, जो सोल्व करने के लिए, इन्हीं गतिरोधों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के पास पावर होती है आर्टिकल 108 के तहत कि वो क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट या संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बुला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के लिए बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत। तो ये देखा हमने संयुक्त बैठक कब बुला सकते हैं। अब ये देखते हैं संयुक्त बैठक कब नहीं बुला सकते। ठीक है, ये तो देख लिया कब बुला सकते हैं, कब नहीं बुला सकते, ये और देखते हैं। इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट सीटिंग। ठीक है, वहन नोट कब नहीं बुला सकते, वहन नोट कब नहीं, मैंने बता ही दिया। एक तो क्या, सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक में बुला सकते, यानी अगर मनी बिल है, यानी धन विधेयक है, धन विधेयक के संबंध में कोई ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, और दूसरा कब, दूसरा है अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट एक्ट है, बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई बिल है, यानी क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम है, कोई संविधान संशोधन कोई अधिनियम है। ठीक है, इन दोनों के संबंध में क्या है, इन दोनों के संबंध में कोई भी
ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान, कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। अब एक है फिर कोरम, यानी गणपूर्ति जिसको बोलते हैं। गणपूर्ति का मतलब होता है जो कम से कम सदस्य, मतलब जिससे क्या है एक बैठक की शुरुआत की जा सके, सत्र की एक जो बैठक की एक सिटिंग की शुरुआत की जा सके, तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10। जैसे यहां पे ज्वाइंट सिटिंग है तो राज्यसभा भी आएगी, लोकसभा भी आएगी, तो दोनों के कुल सदस्यों को मिला के उनका 1/10 अगर जो बैठक में आए हैं उपस्थित हैं, तो इसका मतलब क्या है, फिर जो बैठक को शुरू किया जाएगा। ठीक है, कोरम होता है मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए सिटिंग, एक जो बैठक को शुरू करने के लिए कम से कम सदस्यों की उपस्थिति कितनी होगी, उसी को बोला जाता है कोरम। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या है। अगला पॉइंट है जो संयुक्त बैठक है, वो लोकसभा के जो रूल हैं उनके बेस्ड पे होती है, यानी ठीक है, यानी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जैसे लोकसभा में जो कार्यवाही होती है, जो रूल होते हैं, उन्हीं के आधार पे फिर क्या होती है, संयुक्त बैठक भी होती है। यानी लोकसभा जो संयुक्त बैठक है बेस्ड ऑन रूल ऑफ लोकसभा, रूल ऑफ लोकसभा। ठीक है, यानी लोकसभा के नियमों पर आधारित, यानी जो रूल हैं, जो नियम है, जो प्रोसीडिंग्स है, वो लोकसभा वाली वहां पे यहां पे क्या की जाती है, वो फॉलो की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि जो संयुक्त बैठक का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, पीठासीन अधिकारी कौन होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, संयुक्त बैठक का जो पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी से मतलब होता है जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। मैंने शायद पहले भी ये बताया था। सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अगर वो संयुक्त बैठक में उपस्थित हैं तो इसका मतलब क्या है, स्पीकर लोकसभा है जो वो क्या करेंगे, अध्यक्षता करते हैं। अगर ये उपस्थित नहीं है तो फिर कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस क्रम को याद रखोगे। लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष। उसके बाद फिर अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति। अगर देखो राज्यसभा के सभापति को यहां पे छोड़ दिया, यानी राज्यसभा के जो उपसभापति है, ठीक है, अगर ये तीनों ही नहीं है तो क्या है, पर्सन डिसाइडेड बाय मेंबर्स अमंगस्ट देमसेल्व्स, मेंबर्स अमंगस्ट देमसेल्व्स। ठीक है, यानी सदस्यों द्वारा, उनमें से सदस्यों द्वारा आपस में तय व्यक्ति द्वारा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति जो सदस्य हैं संयुक्त बैठक में, जो सदस्य हैं उनके द्वारा फिर तय किया जाता है कौन करेगा। इस क्रम को याद रखना। इससे बहुत ज्यादा कई बार अनेकों बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो बैठक में उपस्थित नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर वो भी नहीं है तो फिर जो सदस्य है वो अपने आप में से ही डिसाइड करते हैं कि कौन अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं कर सकते। देखिए, संयुक्त बैठक है और संयुक्त बैठक मैंने बताया लोकसभा के नियमों पर आधारित है,
और लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा बैठक का मेंबर होना चाहिए, यानी सदन का मेंबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो संयुक्त बैठक है राज्यसभा और लोकसभा है। लेकिन आपको ये बात याद होगी, आपको ये बात ध्यान में होगी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे अध्यक्षता नहीं करते, ये बात आप याद जरूर रखना, ठीक है। तो ये क्रम है कि इसका संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी कौन होगा, ठीक है। ये देख लिया हमने। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं ज्वाइंट सीटिंग कब कब हुई है अब तक हमारे देश में, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग टिल नाउ, अब तक कितनी ज्वाइंट सीटिंग हुई है? अभी तक हमारे देश में 3 ज्वाइंट सीटिंग हुई है, एक 1960 में, एक 1977 में और एक 2002 में, 1960 में, 1977 में, और कब एक हुई है 2002 में, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग। और ज्वाइंट सीटिंग का मैंने बता ही दिया, साधारण विधेयक के ऊपर यानी ऑर्डिनरी बिल के ऊपर ही ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। धन विधेयक या मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या जो संविधान संशोधन का अगर कोई विधेयक है उसके संबंध में कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान हमारे देश में नहीं है। तो अभी तक 3 ज्वाइंट सीटिंग हुई है, यानी ज्वाइंट सीटिंग टिल नाउ, ज्वाइंट सीटिंग्स टिल नाउ। अब तक संयुक्त बैठक, ठीक है। तो कितनी है? 3 ज्वाइंट सीटिंग हुई है, 3 ज्वाइंट सीटिंग। जो पहली मैंने बताया 1960 में ज्वाइंट सीटिंग हुई थी, वो एक बिल आया था, और बिल था जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, यानी दहेज प्रतिषेध विधेयक, यानी जिसको बोला जाता है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960। तो पहला क्या था? डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960, ठीक है। और जो दूसरा बिल आया था वो था बैंकर सर्विस कमीशन बिल 1977, बैंक सर्विस कमीशन बिल 1977, यानी बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में, ठीक है। और तीसरा जो बिल आया था वो आया था टेररिज्म प्रिवेंशन बिल, यानी जो था आतंकवाद निवारण अधिनियम, टेररिज्म प्रिवेंशन बिल 2002, यानी आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में, ठीक है। तो अभी तक हमारे देश में 3 ज्वाइंट सीटिंग हुई है। कितनी? 3 ज्वाइंट सीटिंग हुई है। तीनों कौन सी है? एक तो है डाउरी प्रिवेंशन बिल 1960, बैंक सर्विस कमीशन बिल 1977 और टेररिज्म प्रिवेंशन बिल 2002, ठीक है। अभी तक इतने यानी 3 ही ज्वाइंट सीटिंग हमारे देश में हुई है। अब देखते हैं अर्जनमेंट, स्थगन, सत्र को या सेशन को अर्जन कैसे किया जाता है या स्थगन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग का देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अर्जनमेंट यानी स्थगन, जिसको हम बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, या किसी भी अन्य एग्जाम की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो जो संसद या पार्लियामेंट का टॉपिक है वो चला हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इसका मतलब क्या है? संसद से जो और क्या है, संसद और मैंने बताया था राष्ट्रपति और जो मौलिक अधिकार है, इनमें से आने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है। तो हमारा अगला जो पॉइंट क्या है? अगला है अर्जनमेंट के बारे में, यानी स्थगन।
ठीक है, स्थगन के बारे में हम देखते हैं। स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब होता है कि जो सत्र चला हुआ है, जो सिटिंग चली हुई है, उसको कुछ समय के लिए क्या करना, उसको स्थगित कर देना, यानी निलंबित कर देना। टू सस्पेंड द सिटिंग, टू सस्पेंड द सिटिंग फॉर सम टाइम, या कुछ समय हो सकता है, कुछ आवर्स हो सकते हैं, कुछ डेज हो सकते हैं, या कुछ वीक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो बैठक को कुछ समय, घंटे या फिर दिन या सप्ताह के लिए क्या करना, सप्ताह के लिए उसको निलंबित करना, के लिए निलंबित करना। ठीक है, क्या है, अगर कोई सिटिंग चली हुई है तो उसको कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए और कुछ दिन के लिए या कुछ सप्ताह के लिए क्या किया जा सकता है, उसको जो सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। अब निलंबन कौन करता है? जैसे मैंने बताया, जो सदन को बुलाना, सम्मन होता है, समनिंग ऑफ द सेशन, प्रोरोगेशन या सत्रावसान, डिसोल्यूशन, विघटन, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो अर्जन किया जाता है, हाउस को स्थगित किया जाता है, वो किया जाता है वहां के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, पावर टू अर्जन द हाउस, टू अर्जन द हाउस। ठीक है, यानी सदन को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये किसके पास होती है? प्रिजाइडिंग ऑफिस के पास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, यानी पीठासीन अधिकारी, पीठासीन, और मैंने बताया था पीठासीन अधिकारी राज्यसभा में कौन होता है? पीठासीन अधिकारी चेयरमैन, सभापति कौन होता है? सभापति। कई बार मैं ये बात बता चुका हूं। और जो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 64 के तहत। और उसके बाद और क्या है, जो लोकसभा में हम देख चुके हैं कौन होता? पीठासीन अधिकारी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या उप अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी जो हाउस को, सदन को स्थगित करने की जो शक्ति किसके पास होती है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस, उस जो सदन के पीठासीन अधिकारी हैं। और मैंने बताया राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? सभापति होते हैं, जो सदन की अध्यक्षता करते हैं। और लोकसभा में कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब कब की जा सकती है स्थगन को? कब किया जा सकता? स्थगन किया जा सकता किसी भी टाइम। ठीक है, मतलब प्रतिदिन भी कर सकते हैं वो। अगर सदन में अव्यवस्था फैल जाती है, जैसे आपने देखा होगा कभी टीवी में जब लाइव टेलीकास्ट किया जाता है सदन की प्रक्रिया का, तो वहां पे कई बार हंगामा हो जाता है, हो हल्ला हो जाता है। उसको दूर करने के लिए क्या है, जो सदन में को स्थगित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए भी वो किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर अव्यवस्था फैल जाए, या फिर क्या है, अगर कोरम पूरा ना हो, गणपूर्ति पूरी ना हो, मतलब गणपूर्ति का मतलब क्या है, उस सदन के, अगर उस सदन में 1/10 सदस्य हैं, जो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य हैं, अगर वो क्या नहीं कर पाते, अगर वो उपस्थित नहीं होते, यानी बैठक है, जो सदन की बैठक है, और उस बैठक में जो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य क्या है, कम, 1/10 सदस्य से कम आते हैं, तो फिर क्या है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या कर देते हैं? वो स्थगित कर देते हैं सदन की उस बैठक को। ठीक है, यानी कोरम पूरा होना जरूरी है, गणपूर्ति पूरी होनी क्या होती है? जरूरी होती है। और जो स्थगन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्थगन होता है 2 प्रकार का। अर्जनमेंट होता है 2 प्रकार का, एक तो होता है साइंडाइन, एक होता है सिंपल। साइंडाइन और सिंपल जो होते हैं, इनमें थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है, आप इनको याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से भी। अब देखो अर्जनमेंट कितने प्रकार का होता है? अर्जनमेंट या स्थगन 2 प्रकार के से होता है। एक तो होता है अर्जनमेंट साइंडाइन, अर्जनमेंट साइंडाइन डाई, इसको ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, यानी स्थगन साइंडाई जिसको हम बोलते हैं, ये होता है
जो स्थगन है वो अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया जाता है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अर्जनमेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित कालीन, मतलब कोई निश्चित नहीं है उसको दोबारा बैठक को कब बुला जाएगा। ठीक है, अगली बैठक की डेट को पता नहीं होता। ठीक है, एक होता सिंपल एडजर्नमेंट, सिंपल एडजर्नमेंट यानी साधारण स्थगन, ये फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी क्या है, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। ठीक है, एंड और क्या कर देते हैं, जो अगली बैठक की जो तिथि होती है वो क्या कर दी जाती है, यहां पे बता दी जाती है। ठीक है, एंड टू इन्फॉर्म फॉर द डेट ऑफ, टू इन्फॉर्म द डेट ऑफ, टू इन्फॉर्म अबाउट द डेट ऑफ नेक्स्ट सीटिंग, यानी अगली बैठक की तिथि पता होती है, तिथि पता होती है। ठीक है, अगली बैठक की तिथि क्या होती है, पता होती है। ठीक है, ये डिफरेंस यहां पे है। अर्जनमेंट है, अर्जनमेंट साइन डाई अगर बोल दिया तो इसका मतलब क्या, वो अनिश्चित काल के लिए क्या है, हो सकता है दोबारा सदन की बैठक ही ना बुलाए और राष्ट्रपति फिर क्या कर दे, राष्ट्रपति उस जो सत्र की समाप्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आज अर्जनमेंट साइन डाई कर दिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि अर्जनमेंट साइन डाई, ये किसके द्वारा की जाती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा की जाती है। और फिर क्या पता अगली बैठक को बुलाए ही ना कभी भी, और राष्ट्रपति सीधे क्या कर दे, सत्र के स्तरावसान की घोषणा कर दे, या जो प्रोरोगेशन क्या कर दे, प्रोरोगेशन की जो डिक्लेरेशन राष्ट्रपति कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सिंपल एडजर्नमेंट में एक निश्चित समय के लिए होता है और अगली जो बैठक है उसकी तिथि पता होती है। ठीक है, बता दी जाती है। तो ये था एडजर्नमेंट, क्या था ये, एडजर्नमेंट। उसके बाद देखते हैं डिसोल्यूशन या विघटन। ठीक है, एडजर्नमेंट देख लिया, अब देखते हैं डिसोल्यूशन, विघटन। अगर विघटन या डिसोल्यूशन वर्ड आता है तो आपको सबसे पहले तो एक बात याद रखना है, या एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। क्या, जो अगर डिसोल्यूशन की बात आएगी तो डिसोल्यूशन के बारे में, डिसोल्यूशन को हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, यानी स्थायी सदन है, और स्थायी सदन का क्या है, कभी भी डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता, उसके को विघटित या उसको भंग नहीं किया जा सकता कभी भी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है डिसोल्यूशन या विघटन, या आम बोलचाल में बोलते हैं भंग करना, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें, मैंने बताया जो राज्यसभा है वो क्या है, परमानेंट है, परमानेंट हाउस है, यानी स्थायी सदन है, स्थायी सदन। और स्थायी सदन को क्या है, कैन नॉट बी, कैन नॉट डिसोल्व, भंग नहीं होता। ठीक है, और अगर बात करें लोकसभा की, लोकसभा की यही देख लेते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखना, जो राज्यसभा है वो क्या है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस कभी भी भंग नहीं होता। ठीक है, कभी भी भंग नहीं होता। अब लोकसभा की अगर बात करें, जो डिसोल्यूशन है ये किसके द्वारा, मैंने बताया था किसके द्वारा किया जाता, प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। ये बात भी आप याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आर्टिकल 85 बताया था, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, लोकसभा है, इसका टर्म वैसे यूजुअली कितना होता है, 5 इयर्स, 5 साल का कार्यकाल होता है इसका, लोकसभा का। ठीक है,
5 साल का क्या होता है, 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का होता है। ठीक है, अब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो डिसोल्यूशन कैसे होगा इसका? फिर कार्यकाल तो 5 साल का हो गया, डिसोल्यूशन देखते हैं, या भंग कैसे होगी? एक तो होती ऑटोमेटिक, स्वतः भंग हो जाती है। कब? कंप्लीशन ऑफ टर्म, कंप्लीशन ऑफ टर्म या 5 इयर्स, 5 साल के कार्यकाल पूरा होने, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर। ठीक है, और दूसरा क्या है, डिसोल्यूशन किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा कब किया जाता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पीएम। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद या पीएम की सलाह पर, अगर मंत्रिपरिषद या पीएम ये सलाह दे दे कि लोकसभा को भंग कर दो, तो क्या है, फिर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। ठीक है, और कब करते हैं भंग? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड इन लोकसभा, अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर, ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो सदन में अपना विश्वास खो दे, और फिर क्या है, वो त्याग पत्र दे देती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM लिख रहा हूं मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद क्या कर दे, रिजाइन कर दे, त्याग पत्र दे दे। अब देखो, लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है वो अपना विश्वास खो चुकी थी, अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पारित हो चुका है, और उन्होंने फिर क्या कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने त्याग पत्र दे दिया। पूरा लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर त्याग पत्र दे देती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो भी त्याग पत्र देते हैं जो राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा से जो मंत्री है वो भी त्याग पत्र दे देते हैं। अब ये हो गया, एंड न्यू गवर्नमेंट डज नॉट फॉर्म, और क्या है, नई सरकार नहीं बनती, नई सरकार बनना संभव नहीं है, नई सरकार संभव न हो। ठीक है, अब देखो, जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, और मान लो गठबंधन की सरकार थी, सभी 2-3 दलों ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी, फिर क्या हुआ, उनके जो मतभेद हो जाते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज के ऊपर, और वो फिर क्या करते हैं, जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाता है तो वो क्या कर देते हैं, वो जो जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन में होते हैं उससे अपना गठबंधन तोड़कर उसके ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे देते हैं। तो यानी कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, और मेजोरिटी में न होने के कारण सरकार ही नहीं बन पा रही है, तो फिर क्या है, जो इतना होने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर त्याग पत्र दे दे और नई सरकार न बने, तो राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा भंग होने पर कोई बिल है या कोई विधेयक है राज्यसभा में या लोकसभा में है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑन ए बिल, एक बिल के ऊपर, एक विधेयक के ऊपर जो लोकसभा का विघटन है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी के जो प्री में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अगर जिसने थोड़ा सा डीपली नहीं पढ़ा हुआ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं।
तो इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन ए बिल, एक बिल के ऊपर, ठीक है। यानी विधेयक पर, एक विधेयक पर लोकसभा विघटन का प्रभाव, लोकसभा विघटन का प्रभाव, क्या प्रभाव लोकसभा के विघटन का रहेगा उसके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बिल है वो कौन से बिल हैं जो समाप्त हो जाएंगे। यानी सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले भी देखेंगे द बिल दैट लैप्सेस, विधेयक जो समाप्त हो जाएंगे, विधेयक जो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी लोकसभा भंग हो चुकी है तो कौन से विधेयक हैं जो समाप्त हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई बिल पेंडिंग इन लोकसभा, यानी विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, विधेयक लोकसभा में लंबित है, कोई विधेयक जो लोकसभा में ही लंबित है और लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, चाहे वो विधेयक लोकसभा में ही पहले रखा गया हो, यानी लोकसभा में पहले विधेयक को लेके आ जाता है और लोकसभा में ही लंबित है, उसके ऊपर कोई वोटिंग वगैरह होती ही नहीं है, विचार होता ही नहीं है और लोकसभा भंग हो जाती है, तो फिर क्या है, वो क्या हो जाएगा, वो बिल समाप्त हो जाएगा। या फिर क्या है, राज्यसभा से कोई बिल लोकसभा में आया हो, राज्यसभा से पास हो गया कोई बिल, लोकसभा में आया, लोकसभा में चर्चा होने से पहले या लोकसभा में पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो जाती है, तो वो बिल भी क्या हो जाएगा, वो बिल भी लोकसभा में पेंडिंग है, इसका मतलब वो बिल भी समाप्त हो जाएगा। यानी whether originating in लोकसभा, चाहे लोकसभा में लाया गया हो, लोकसभा में लाया गया हो और ट्रांसमिटेड इट टू राज्यसभा, ठीक है। यानी या फिर क्या हो, राज्यसभा के द्वारा ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा, टू इट बाय राज्यसभा, या राज्यसभा से लोकसभा में आया हो, ठीक है। दोनों ही केस में अगर कोई बिल, चाहे वो लोकसभा में लेके आए हो पहले, चाहे वो राज्यसभा से लोकसभा में आया हो, लेकिन अगर लोकसभा में भंग होने से मतलब भंग होने के टाइम पे वो क्या है, वो पेंडिंग है, तो इसका मतलब क्या है, वो विधेयक क्या हो जाएगा, वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या है, अगर कोई बिल, पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट है कोई बिल क्या कब समाप्त होगा, इसको जरूर याद रखना। दूसरा क्या है, ए बिल पासिज इन लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, ठीक है। विधेयक लोकसभा में पास हो गया, विधेयक लोकसभा में पारित, लेकिन राज्यसभा में लंबित, राज्यसभा में लंबित है और उसी टाइम पे क्या हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैप्सिज हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। तो यानी दो केस में बिल समाप्त होते हैं। कब, पहला तो कोई भी बिल अगर लोकसभा में ही लंबित है, चाहे वो लोकसभा में लेके आया गया हो, चाहे वो राज्यसभा में लेके आया गया और राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में आया हो, कोई बिल अगर लोकसभा में लंबित है तो इसका मतलब क्या है, लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो वो बिल भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई बिल
लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में चला जाता है और राज्यसभा में पास होने से पहले लोकसभा भंग हो जाती है, तो भी क्या है, तो भी वो बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट देखे हमने जिसमें लोकसभा यानी लोकसभा के भंग होने के समय पे कौन सा विधेयक समाप्त हो जाएगा, कौन सा बिल लैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये देखा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप ऐसे ही लिखना और ऐसे ही इनको पढ़ना एक दो बार, आपके दिमाग में मतलब चीजें जो फिगर आउट होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं कौन से बिल समाप्त नहीं होंगे। ये देख लिए कौन से बिल समाप्त होंगे। अब ये देखते हैं कौन से बिल समाप्त नहीं होंगे। द बिल डज नॉट लैप्सेज, कौन से बिल समाप्त नहीं होंगे। समाप्त होने वाले तो दो बिल देखे हमने, अब देखते हैं कौन से बिल समाप्त नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है ये, अगर कोई बच्चा यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में। सिंपल्स क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख सकते हो। अब क्या है, द बिल डज नॉट लैप्सेज, कौन से बिल समाप्त नहीं होंगे। द बिल डज नॉट लैप्सेज, विधेयक समाप्त नहीं होंगे, विधेयक समाप्त नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे। पहला तो क्या है, अगर कोई बिल है, कोई बिल अगर राज्यसभा में ही लेके आए और राज्यसभा में ही पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो जाती है, तो यानी ए बिल ओरिजिनेटिंग इन राज्यसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, पेंडिंग इन राज्यसभा। ठीक है, कोई बिल क्या है, राज्यसभा में लेके आए, विधेयक राज्यसभा में लेकर आए और राज्यसभा में लंबित पड़ा है, वो राज्यसभा में लंबित है और उस समय पे लोकसभा भंग हो जाती है, तो वो बिल समाप्त नहीं होगा। ठीक है, वो बिल क्या नहीं होगा, वो बिल समाप्त नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कोई विधेयक है जो दोनों सदनों के बीच में डेडलॉक चला हुआ है, यानी राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध उत्पन्न है, गतिरोध बना हुआ है किसी विधेयक को लेके, और लोकसभा के भंग होने से पहले राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया। कोई भविष्य में, कोई फ्यूचर में एक डेट को डिसाइड कर दिया राष्ट्रपति के द्वारा कि इस डेट को, इस तारीख को एक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, और जो तारीख डिक्लेयर करने के बाद, जो डेट नोटिफाई करने के बाद अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो भी वो संयुक्त बैठक होती, मतलब संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, तो वो बिल क्या करेगा, वो बिल लैप्स नहीं होगा। यानी इफ ए ज्वाइंट सिटिंग has been notified by president on ordinary bill, has been notified by president before the dissolution of Lok Sabha, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, यानी लोकसभा भंग होने से पहले, लोकसभा भंग होने से पहले राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का ऐलान कर चुके हो, संयुक्त बैठक बुला चुके हो, संयुक्त बैठक की तारीख या संयुक्त बैठक का ऐलान कर चुके हो, संयुक्त बैठक का ऐलान लिख लो, ऐलान कर चुके हो। ठीक है, यानी लोकसभा भंग बाद में हुई है और तारीख डिसाइड पहले हो गई, तो इसका मतलब क्या है, जो विधेयक जिससे संबंधित जो संयुक्त बैठक बुलाई गई है वो भी क्या नहीं होगा, वो भी समाप्त नहीं होगा, वो भी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, ए बिल
passes in both houses, in both houses। विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया, विधेयक दोनों सदनों में पास। और यहां से दो सिचुएशंस बन सकती है, दो रास्ते बन सकते हैं। पेंडिंग फॉर द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया के लिए क्या है वो, राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया के लिए क्या है वो विचाराधीन है। यानी राष्ट्रपति ने अभी तक उसके ऊपर अपना विचार नहीं दिया, या ठीक है, याद करना, या बोला मैंने बीच में। या क्या है, प्रेसिडेंट ने विचार तो कर लिया, प्रेसिडेंट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, यानी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापिस कर दे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापिस कर दे। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिख लेना। यानी कोई बिल दोनों सदनों में अगर पास हो चुका है, या तो राष्ट्रपति के जो विचाराधीन है, मतलब राष्ट्रपति ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया ना दी हो, राष्ट्रपति की सहमति के लिए पेंडिंग हो, या फिर क्या हो, वो राष्ट्रपति उसको बिल को वापस कर दे पुनर्विचार के लिए। दोनों ही स्थिति में भी वो बिल क्या होगा, वो बिल पेंडिंग समाप्त नहीं होगा, लैप्सिस नहीं होगा। तो ये तीन केस हमने देखे, इसमें दो केस हैं जिस केस में जो विधेयक है वो लोकसभा के भंग होने के बाद भी समाप्त नहीं होता। पहला क्या है, पहला बताया मैंने, कोई बिल अगर राज्यसभा में ही आता है और राज्यसभा में ही पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो जाती है तो वह बिल समाप्त नहीं होगा। दूसरा क्या है, अगर किसी बिल से संबंधित जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी उसका ऐलान कर चुके हैं और ऐलान करने के बाद तिथि या जो तारीख है वो बाद की हो सकती है, लेकिन ऐलान कर चुके हैं संयुक्त बैठक का, और ऐलान करने के बाद अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उस केस में भी वो बिल है जो समाप्त नहीं होगा, लैप्स नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा केस क्या है, अगर कोई बिल है वो दोनों सदनों के द्वारा पास कर लिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर लिया जाता है और वो राष्ट्रपति के पास जाता सहमति के लिए। अगर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए पेंडिंग था और फिर लोकसभा भंग हो जाती है तब भी वो बिल समाप्त नहीं होगा, या फिर अगर दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं तब भी वो बिल समाप्त नहीं होगा, अगर उस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कब बिल समाप्त होता है और कब बिल समाप्त नहीं होगा, यानी एक विधेयक के ऊपर, एक बिल के ऊपर लोकसभा का विघटन का, लोकसभा के भंग होने का क्या प्रभाव पड़ता है, हमने ये चीज देख ली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कोरम के बारे में। पहले भी मैंने जिक्र किया था कोरम क्या है, ये था डिसोल्यूशन के बारे में, आप नोट जरूर करना इन चीजों को, इंपॉर्टेंट है। अब कोरम देखते हैं, कोरम क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसका डिस्कशन पहले कर चुका हूं, कोरम क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो चीजें वहीं पे आपकी क्लियर हो गई होगी। कोरम गणपूर्ति जिसको बोलते हैं। गणपूर्ति मैंने क्या बताया, मिनिमम मेंबर, नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट फॉर ए सिटिंग, फॉर ए सिटिंग। ठीक है, एक बैठक के लिए उपस्थित न्यूनतम सदस्य, एक बैठक के लिए उपस्थित न्यूनतम सदस्य, न्यूनतम सदस्य। ठीक है, यानी जो कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए,
ताकि एक बैठक शुरू हो सके, उसी को क्या बोल रहे हैं हो सके, उसी को क्या बोलते हैं गुणपूर्ति या कोरम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोरम कंप्लीट ना हो, इफ कोरम नॉट कंप्लीटेड, अगर कोरम पूरा ना हो तो क्या है, जो सिटिंग है, जो बैठक है वो एडजर्न कर दी जाती है, यानी स्थगन उसका कर दिया जाता है। और स्थगन पता आपको किसके द्वारा किया जाता है, सदन किया जाता है। जिस भी जो स्थगन किया जाता है, जिस भी सदन की वो, जिस भी हाउस की वो बैठक हो, उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके पीठासीन अधिकारी के द्वारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में जो स्पीकर या वो अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, उसका क्या कर दिया जाता है, स्थगन कर दिया जाता है, अगर कोरम पूरा नहीं होता है। अब कोरम कितना होता है और देख लेते हैं। कोरम कितना होता है, अगर बात करें लोकसभा की, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। लोकसभा में कुल सदस्य उनका 1/10। अब देखो, अगर अब की बात करें, अब कितने सदस्य हैं, 245, इसका 10। अगर 0.5 या 0.5 से ऊपर है तो इसको नेक्स्ट, सॉरी 545 है ये। ठीक है, तो यानी 54.5, अगर 0.5 या इससे ऊपर है तो इसको नेक्स्ट मान लिया जाता है, यानी 55 मेंबर्स। अगर आज के समय की बात करें तो हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं और 55 सदस्य गणपूर्ति के लिए, कोरम के लिए जरूरी है। लेकिन आगे क्या होगा, जो मैंने बताया था 104वां संविधान संशोधन हुआ, 2 एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन है वो समाप्त कर दिया गया, तो मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, फिर इनमें से 2 कम करोगे, 543 डिवाइडेड बाय 10, अब 54.3। अब देखो ये 0.5 से कम है तो 54 ही माना जाएगा। आगे जो हमारे लोकसभा का जो कोरम होगा कितना होगा, 54 सदस्य होगा। ठीक है, और अगर राज्यसभा की बात करें तो यहां भी 1/10 ऑफ टोटल मेंबर होता है, यानी कुल सदस्यों का 1/10। अब देखो लोकसभा में कितने हैं, लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं, 240, सॉरी राज्यसभा में 245 डिवाइडेड बाय 10, 24.5। और मैंने बताया था अगर 0.5 है तो इसका मतलब नेक्स्ट जो इंटीजर को हम कंसीडर करेंगे, यानी 25 मेंबर्स। जो हमारा राज्यसभा का जो कोरम है कितना होगा, गणपूर्ति के कितनी होगी, 25 सदस्य होंगे। ठीक है, तो हमने देखा आज की क्लास में, सबसे पहले देखा सेशन सत्र क्या होता है, उसके बाद हमने देखा सत्रावसान या प्रोरोगेशन क्या होता है, उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग के बारे में देखा, उसके बाद एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, जो सदन का स्थगन होता है वो क्या होता है, और उसके बाद में हमने देखा डिसोल्यूशन क्या होता है, विघटन क्या होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक जो लोकसभा का अगर भंग हो जाती है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा होता है, उसके बाद किसी भी विधेयक के ऊपर क्या प्रभाव होता है, किस केस में विधेयक है जो समाप्त हो जाएगा और किस केस में विधेयक समाप्त नहीं होगा, ये चीजें देखी। उसके बाद अब हमने देखा कोरम के बारे में देखा। तो इतनी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में देखा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और सभी चीजों को आप समझ पाने में योग्य भी होंगे, सक्षम भी होंगे और सभी चीजों को नोट भी आप जरूर कर रहे होंगे, ये भी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। और आप इस चैनल पे जुड़े, इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना जो संसद की क्लास आपको कैसी लग रही है और जो पॉलिटी की हमारी सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। और आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, इस पे अपना प्यार और प्रेम बनाए हुए हैं, इस पे अपना सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। इस प्यार, प्रेम और सहयोग और समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।